बस ये चाहिए इंपॉर्टेंट, बाकी की विशेषताओं के अनुसार पढ़ेंगे। अब सुनो, गागरोण दुर्ग, और लिखना बंद, समझना शुरू। छोटा सा दुर्ग है लेकिन कई विशेषताओं के साथ पढ़ते हैं। सबसे पहली बात कि गागरोण दुर्ग कौन से जिले में स्थित है? झालावाड़ में। तो झालावाड़ लिख दिया। सबसे पहला प्रश्न आएगा कि ये जो गागरोण दुर्ग है, ये दुर्ग काली सिंध व आहू नदियों के बीच में स्थित है। नदियों के बीच स्थित है। और काली सिंध और आहू नदियों के बीच में या इनके संगम पर बना हुआ जो दुर्ग है वो है गागरोण। और आपको पता होना चाहिए कि जो दुर्ग नदियों से घिरा हुआ रहता है, नदियों के किनारे बना रहता है, उस दुर्ग को कहते हैं जल दुर्ग। कौन सा दुर्ग कहते हैं उसे? तो ये जल दुर्ग है, लेकिन राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग नहीं है, ये ध्यान रखना। और भी दुर्ग हैं जो नदियों के किनारे हैं, जल दुर्ग की श्रेणी में पढ़े जाएंगे। तो यहां पर हो गया कि गागरोण दुर्ग काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है, तो जल दुर्ग हो गया। दूसरा प्रश्न है कि गागरोण दुर्ग के जो उपनाम है, एक तो इसे कहते हैं डोडगढ़। अब प्रश्न पूछूंगा मैं आपसे, ढंग से समझना। पहला तो क्या कहेंगे इसको? डोडगढ़। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसके निर्माण के बारे में ऐसा पढ़ते हैं कि इसका निर्माण डोडा परमार राजाओं ने करवाया था। तो डोडा परमार राजाओं ने निर्माण करवाया, तो पहला क्या नाम हो गया? डोडगढ़। तुलनात्मक तरीके से समझना, एक तो है डोडगढ़ और एक है टोडगढ़। दोनों अलग अलग है। डोडगढ़ तो कहते हैं गागरोण को, और कर्नल टोड के नाम से जो टोडगढ़ का किला बना हुआ है वो बना हुआ है अजमेर में। तो डोडगढ़ का किला अलग है और टोडगढ़ का किला अलग है। दूसरा प्रश्न, इसी गागरोण का दूसरा नाम है दूलरगढ़। क्या कहते हैं इसे? दूलरगढ़। और दूलरगढ़ की श्रेणी में सभी जल दुर्ग पढ़ते हैं हम लोग। ऐसा कहते हैं कि जल दुर्गों का जो निर्माण होता है वो नींव खोद के नहीं होता। जैसे मकान बनते हैं तो हम चारों तरफ पहले तो नींव खोदते हैं और फिर नीचे से दीवार बनाना शुरू करते हैं, लेकिन जितने भी जल दुर्ग होते हैं ना, उनका निर्माण नींव खोद कर नहीं होता, बल्कि खड़ी चट्टानों को जमीन में गाड़ दिया जाता है, उन पर दीवार बनाई जाती है। तो जितने भी दुर्ग जो खड़ी चट्टानों पर बने हुए हैं उनको अधिकतर किस श्रेणी में पढ़ते हैं हम? दूलरगढ़ की श्रेणी में। तो दूलरगढ़ हो गया। और तीसरा इसे कहते हैं मुस्तफाबाद। मैंने पढ़ाया था आपको, मोमिनाबाद, मुस्तफाबाद, मौजमाबाद। तो मुस्तफाबाद गागरोण का नाम था, महमूद खिलजी ने रखा था, तो बार बार लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, याद रखना है। तो डोडगढ़ कहते हैं, दूलरगढ़ कहते हैं, मुस्तफाबाद कहते हैं। फिर तीसरा प्रश्न आता है कि इसका निर्माण, अब निर्माण की कोई तारीख तो फिक्स नहीं है, लेकिन निर्माताओं के नाम फिक्स है। सबसे पहले पूछे कि इसका निर्माण किसने कराया, तो राइट आंसर करके आना है कि डोडा परमार शासकों ने इसका क्या करवाया? निर्माण करवाया। कि डोडा परमार शासकों ने पहली बार इस किले का क्या करवाया? निर्माण। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कि एक ग्रंथ है जिसका नाम है बीसल देव रासो। पढ़ा होगा आपने ये। और बीसल देव रासो के अनुसार अगर गागरोण दुर्ग का निर्माता पूछे कि बीसल देवरासो के अनुसार गागरोण दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो गाइडों में तो बीजन देव लिखा हुआ है। बीजन देव नहीं हो, बीसल देव है, बीसल देव चौहान। तो अगर निर्माता पूछेगा तो राइट आंसर क्या आएगा यहाँ पे? बीसल देव चौहान। पढ़ा होगा ना आपने, विग्रहराज चतुर्थ, उसी को कहते हैं बीसल देव चौहान। चार बातें पढ़ी होगी इसकी, एक तो साहित्य गतिविधियां, एक स्थापत्य काल में निर्माता के रूप में, एक पढ़ा होगा साम्राज्य विस्तार के रूप में, और एक इसको पढ़ा होगा तुलनात्मक तरीके से।
कैसे कि साहित्य में इसे हम पढ़ते हैं बीसल देव को, तो इसको कौन सी उपाधि मिली हुई है, कौन से ग्रंथ नाटक लिखे हैं, दरबारी विद्वान कौन थे, उन्होंने कौन सी रचनाएं लिखी है। तो हम पढ़ते हैं कि इन्होंने एक नाटक लिखा था हरिकेली, इनको उपाधि मिली हुई है कवि बांधव की, इसी का दूसरा नाम है कटिबंधु। फिर हम पढ़ते हैं कि बीसल देव चौहान के 2 दरबारी विद्वान थे, सोमदेव और नरपति नाले। सोमदेव का ग्रंथ है ललित विग्रहराज, नरपति नाले का बीसल देव रासो। ललित विग्रहराज में अजमेर के राजा बीसल देव और इंद्रपुर की राजकुमारी देसल दे की प्रेम कथा का वर्णन है। और बीसल देव रासो भी पढ़ाऊंगा, 4 खंडों में बटा हुआ ही है। फिर निर्माता के रूप में पढ़ते हैं कि बिसलपुर गांव बसाया, बिसलसर सागर तालाब का निर्माण करवाया, बिसलपुर बांध की पहली बार नींव रखी और अजमेर में सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला का क्या करवाया, निर्माण। इसे वर्तमान में जहां पर क्या बना हुआ है, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है। फिर पढ़ते हैं साम्राज्य विस्तार के लिए, तो पहली बार दिल्ली में तोमर वंश के राजाओं को रहे इसने, और दिल्ली को पहली बार चौहानों की क्या बनाया, राजधानी बनाया। और दूसरा काम गजनी का राजा था खुश्क खां, उसको पराजित किया था और राजपूत राजाओं को मुस्लिम आक्रमणकारियों के आतंक से मुक्त करवाया था। और तुलनात्मक तरीके से पढ़ते हैं तो 2 चीजें आती है कि इन सभी तथ्यों के आधार पे पहली तो इसकी तुलना साहित्य में होती है। एक इतिहास काल है किलहोर्न, और ये कहते हैं कि बीसल देव चौहान साहित्य के मामले में इतना अग्रणी राजा था, इतना इंटेलिजेंट राजा था कि ये कालिदास व भवभूति से प्रतिस्पर्धा कर सकता था, इनसे होड़ कर सकता था। ये इतना इंटेलिजेंट बताया गया है बीसल देव को। कालिदास तो पढ़ा होगा ना आपने कभी, किसके दरबारी विद्वान थे, सिलेबस में है आपके, कालिदास, महाकवि कालिदास, जिन्हें हम कहते हैं भारत का शेक्सपियर, जिन्होंने कई सारे महाकाव्य लिखे हैं, रघुवंश महाकाव्य, कुमार संभव महाकाव्य, कई सारे खंड काव्य लिखे हैं, ऋतु संहार, मेघदूतम, कई सारे नाटक लिखे हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। बताओ किस राजा के दरबारी विद्वान थे ये? चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल थे कालिदास जी। तो ये तो वो थे, ये तो बता ही नहीं पाओगे तो ये नहीं बता, महाकवि कालिदास ही कहते हैं। महाकवि तो उपाधि है, माघ नाम है, उपाधि है महाकवि। तो ऐसे कोई इसी को भी कहते हैं भारत का शेक्सपियर, जयदेव ने गाया, जयदेव ने गाया, वो इसीलिए तो गाया कि संस्कृत साहित्य को बुलंदियों तक पहुंचाया इन्होंने। ये किसका दरबारी विद्वान था? जो ये बता देगा उसकी कोचिंग फ्री ऑनलाइन वालों की भी। बताओ चलो ऊपर सीमित समय के लिए था, खत्म। अब मैं बता रहा हूं कि कान्यकुब्ज का एक राजा हुआ था यशोवर्मन, उनके दरबारी विद्वान थे बहुभूति, जिन्होंने पहली बार लोकल लैंग्वेज में साहित्य लिखना शुरू किया था। तो किलहोर्न कहता है कि बीसल देव इतना इंटेलिजेंट है कि अगर एक कालिदास जी के टाइम होता या बहुभूति के टाइम होता तो इन दोनों को साहित्य के मामले में टक्कर दे सकता था। ये कथन किसने कहा? किलहोर्न ने। और इन्हीं के काल को चौहानों का क्या कहते हैं? स्वर्ण काल। तो बीसल देव चौहान ने गागरोन का निर्माण करवाया। ये बात कौन से ग्रंथ के अनुसार है? बीसल देव रासो के अनुसार। अब सुनो बीसल देव रासो की कहानी। अभी 3rd ग्रेड के पेपर हुए थे रीट के इनके। बीसल देव रासो में से 4 प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग पेपर में, अलग अलग। पहला प्रश्न कि बीसल देव रासो कौन सी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है? बताओ। संस्कृत नहीं आएगा, गोडवाड़ी है। कौन सी भाषा में लिखा गया है ये? संस्कृत में तो बाद में अनुवाद किया गया है। तो भाषा पूछेगा तो कौन सी आएगी? गोडवाड़ी। एक बात और समझा दूं, कुछ ग्रंथ ऐसे आएंगे जिनके नाम के पीछे रासो लगा हुआ रहेगा, और कुछ ग्रंथ ऐसे आएंगे 90% जिनके नाम के पीछे ख्यात लगा हुआ रहेगा। दोनों में अंतर समझ लो पहले। देखो विद्वानों, जो रासो साहित्य होता है वो तो होता है राज्याश्रित साहित्य। अरे कैसा साहित्य होता है? राज्याश्रित। और जो ख्यात साहित्य होता है वो होता है लोकाश्रित साहित्य। अब देसी भाषा में समझो,
रासो का मतलब है कि राजा के दरबार में रहकर जो राजा के बारे में लिखा जाएगा। राज्याश्रित का मतलब है कि राजा के दरबार में रहकर जो राजा के बारे में लिखा जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि जो विद्वान जिस राजा के दरबार में रह रहा है उसी राजा के बारे में लिखे, लेकिन 90% तो ऐसा ही हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि जो राजा मर गए उनके बारे में लिखूंगा तो इनाम कौन देगा, तो तत्कालीन राजाओं के बारे में लिखते थे ताकि उनके बारे में लिखेंगे तो कुछ तो मिलेगा। तो रासो साहित्य होता है राज्याश्रित, कि राजा के दरबार में रहकर राजा के बारे में लिखा जाता है। और ख्यात क्या होता है, लोकाश्रित, कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहकर किसी राजवंश के बारे में, किसी राजा के बारे में, किसी गांव के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में उसकी ख्याति लिखता है। ख्याति का मतलब प्रसिद्धि, ख्यात शब्द ख्याति से बना है और ख्याति का मतलब क्या होता है, प्रसिद्धि। तो ये साहित्य कैसा हो गया, लोकाश्रित। जैसे आप पढ़ते हो कि एक है बेली किशन रुक्मणी री ख्यात, एक है बात हम करते हैं तो राठौड़ा री ख्यात, एक है मुणोद्यन सी ख्यात। तो आप व्यक्ति विशेष के बारे में लिख सकते हो, जगह विशेष के बारे में लिख सकते हो, किसी प्रधान कुल या वंश के विशेष के बारे में लिख सकते हो। तो कहीं भी रहकर किसी के बारे में भी आप कोई भी ख्याति लिखो तो वो तो लोकाश्रित साहित्य कहलाएगा। लेकिन राजा के दरबार में रहकर राजा के बारे में अगर आप लिखोगे, अब चाहे एक राजा के बारे में हो, दो के बारे में हो, तीन के बारे में हो, तो राज्याश्रित साहित्य कहलाएगा कौन सा, रासो। जैसे बीसल देव रासो में बीसल देव का वर्णन है, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज का वर्णन है, हम्मीर रासो में हम्मीर का वर्णन है, खुमांड रासो में किसका वर्णन है, खुमांड रासो में बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का वर्णन है, तो राजाओं का वर्णन है। तो देखो भाषा पूछेगा तो कौन सी आएगी, गोड़वाड़ी। दूसरा प्रश्न कि बीसल देवरासो कितने खंडों में बटा हुआ है, तो 4 खंडों में। ये ध्यान रखना, कितने खंड में बटा हुआ है, ये 4। अब इसके जो 4 खंड है जब वो पढ़ोगे ना आप, तब जाके 2 प्रश्न निकल के आएंगे। अब सुनो कहानी, फिर लिखवाऊंगा मैं। देखो सबसे पहला जो खंड है उसमें क्या बताया गया है, तो उसमें बताया गया है कि अजमेर का एक राजा है जिसका नाम है बीसल देव, और इस बीसल देव का विवाह होता है उड़ीसा की राजकुमारी के साथ। और उड़ीसा का एक राजा था भोज परमार, और इसी भोज परमार की एक पुत्री है जिसका नाम राजमती। तो पहले खंड में अजमेर के राजा बीसल देव और उड़ीसा की राजकुमारी जो राजमती है, इनके विवाह का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है कि अजमेर के राजा ने उड़ीसा की राजकुमारी से क्या किया, विवाह किया। ये पूरी रूपरेखा बीसल देव रासो के कौन से खंड में है, पहले खंड में। फिर दूसरा खंड आता है। अब क्या होता है, इन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन ये जो बीसल देव चौहान है ये बड़ा बड़बोला टाइप का आदमी था, यानी कि अपनी बातों को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने वाला आदमी था। तो ये क्या करता, रोजाना अपनी पत्नी के सामने अपने राजवंश की, अपने धन धान्य की, अपनी संपत्ति का विवरण करता कि आज इतने पैसे कमा लिए, इतनी प्रॉपर्टी है, ये वो। अब पत्नी 1 दिन सुन लेगी, 2 दिन सुन लेगी, 3 दिन सुन लेगी, इसका रोजाना का काम था। तो जैसे ही विवाह को 4-5 महीने पूर्ण हुए और ये रोजाना की बात ये अपनी पत्नी के सामने आया और अपने धन धान्य की, पैसों की जैसे ही प्रशंसा करने वाला था, पत्नी ने कहा कि बस बहुत हो गया, आज मैं कहूंगी और आप सुनोगे। तो पत्नी कहती है कि आप जितनी संपत्ति मुझे बता रहे हो ना, रोजाना जिस संपत्ति का बखान कर रहे हो, कान खोल के सुन लेना कि उतना तो मेरे पिताजी उड़ीसा में नमक बेच के कमा लेते हैं। क्या बेच के कमा लेते हैं, नमक। और नमक ऐसी चीज है इसका आयात भी ज्यादा होता है, निर्यात भी ज्यादा होता है। तो कहा कि इतना अभिमान मत करो, जितनी प्रॉपर्टी आपके पास है उतना तो मेरे पिताजी नमक बेच के कमा लेते हैं। जैसे पत्नी ने पति से बात कही, दिल के आर पार हो गई इसके, और ये अपनी पत्नी से रूठ गया सब। और अपनी पत्नी द्वारा कही गई बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए ये तुरंत बेस बदलता है और कहाँ के लिए रवाना हो जाता है, उड़ीसा के लिए। अब कहते हैं कि जब दूसरे खंड में क्या बताया कि बीसल देव का अपनी पत्नी से रूठकर उड़ीसा के लिए प्रस्थान करने का वर्णन है। जब उड़ीसा जाने लगा तो इसको याद आई कि हाड़ोती में मेरे 2 दोस्त रहते हैं, उनको भी लेके जाऊंगा साथ में, क्योंकि अकेले में पता नहीं कितना समय लगेगा, नहीं लगेगा। तो ये उड़ीसा जाने का प्लान बनाता है, लेकिन उससे पहले कहाँ जाता है, हाड़ोती। और जैसे हाड़ोती पहुंचता है
तो ये देखता है, मैंने बताया था ना अभी, एक गजनी का शासक था खुश्क खां, जिन्होंने राजाओं को परेशान कर रखा था। तो उसने हाड़ौती के राजाओं को बंदी बना रखा था उस समय। जैसे ही बीसलदेव हाड़ौती पहुंचता है तो सबसे पहले अपने मित्रों को उस विदेशी आक्रांताओं के अत्याचारों से मुक्त करवाता है और साल भर वहीं निवास करता है। और कहते हैं कि जब ये वहां निवास कर रहा था हाड़ौती में, तभी बीसलदेव चौहान ने कौन से दुर्ग का निर्माण करवा लिया था? गागरोन का। तो दूसरे खंड में बीसलदेव का अपनी पत्नी से रूठकर उड़ीसा जाना और हाड़ौती क्षेत्र में मुस्लिम आक्रमणकारियों से अपने दोस्तों की सहायता करना और गागरोन दुर्ग का निर्माण करवाने का क्या किया गया है? वर्णन। फिर आता है तीसरा खंड, जो सबसे बड़ा खंड है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरे खंड में बताया गया है राजमती का विरह, कि जब इसका पति इसको छोड़कर चला जाता है तो कौन कौन से कष्टों का सामना करते हुए ये जीवन यापन करती है। तो राजमती का दुख बताया गया तीसरे खंड में। तो एक तो राजमती का दुख बताया गया, और एक बीसलदेव उड़ीसा पहुंच जाता है, उड़ीसा के नमक के कल कारखानों में काम करता है, और जब इसको आत्मसंतुष्टि हो जाती है कि पत्नी जो कह रही थी बिल्कुल ठीक कह रही थी, तो वापस अजमेर लौटने का प्लान बनाता ही है। तो तीसरे खंड में एक तो राजमती का विरह बताया गया, एक बीसलदेव का उड़ीसा पहुंचकर वहां जीवन निर्वाह करने का तरीका बताया गया, और उड़ीसा से अजमेर लौटने का क्या किया गया? वर्णन किया गया। फिर आता है चौथा खंड, अंतिम खंड। जैसे ही बीसलदेव अजमेर आता है तो देखता है कि इसकी पत्नी नहीं है यहाँ पे। राजमती इंतजार करती रहती है, जब नहीं आता है तो ये सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने पिता के पास चली जाती है उड़ीसा, बोझ परमार के पास। ये आ जाता है अजमेर। अजमेर आने के बाद में ये अपने ससुर को और अपनी पत्नी को माफीनामा लिखता है और उड़ीसा भेजता है। वो पत्र उड़ीसा पहुंचता है, और तब बोझ परमार अपनी पुत्री को लेकर वापस अजमेर आते हैं, और बीसलदेव और राजमती का पुनर्मिलन होता है। तो हैप्पी एंडिंग होती है स्टोरी की, ठीक है। तो चौथे खंड में बीसलदेव और राजमती का जो पुनर्मिलन हुआ है उसका क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। तो चार खंड में चार बातें। पहले खंड में बीसलदेव और राजमती के विवाह का वर्णन, दूसरे खंड में बीसलदेव का अपनी पत्नी से रूठकर उड़ीसा जाना और हाड़ौती क्षेत्रों में दोस्तों को आजाद करवाना, और हाड़ौती में जब ये रुका तो गागरोन दुर्ग का निर्माण करवाने का वर्णन है। तीसरे खंड में राजमती का विरह बताया गया और बीसलदेव का उड़ीसा से अजमेर लौटने का वर्णन है, और चौथे खंड में बीसलदेव और राजमती का जो पुनर्मिलन हुआ उसका वर्णन है। अब जब पूरी कहानी पढ़ते हैं तो दो प्रश्न निकल के आ गए इसमें। एक तो बीसलदेव रासो के अनुसार गागरोन दुर्ग का निर्माता कौन है? तो बीसलदेव चौहान। और दूसरा प्रश्न है कि राजस्थान का रूठा राजा किसे कहते हैं? तो बीसलदेव चौहान को। रूठी रानी तो हम पढ़ते हैं उमा दे, लेकिन राजस्थान का रूठा राजा भी है, पत्नी से रूठ कर चला गया, और वो कौन है? बीसलदेव चौहान। तो बीसलदेव रासो के अनुसार चाहे गागरोन का निर्माता पूछे चाहे राजस्थान का रूठा राजा पूछे, दोनों का आंसर क्या आएगा? बीसलदेव चौहान। बताओ भले एक बार, गागरोन दुर्ग कहां पर स्थित है? कौन कौन सी नदियों के संगम पर? तो कैसा दुर्ग पढ़ा जाएगा? पहला उपनाम क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? डोडगढ़ झालावाड़ में। लेकिन टोडगढ़ का किला कहां पर है? आप पढ़ोगे टोडगढ़ का किला, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे जब, विजय सिंह पथिक जब भूप सिंह गुजर के नाम से जाना जाता था, तो उस समय उनको किस दुर्ग में बंद करके यातनाएं दी गई थी? टोडगढ़ में। यहीं से फरार हुए थे वो। इसके अलावा बात करें तो गागरोन दुर्ग का निर्माता डोडा परमार राजा आएंगे, लेकिन बीसलदेव रासो के अनुसार अगर गागरोन का निर्माता पूछेगा तो उत्तर क्या आएगा? बीसलदेव चौहान। बताओ बीसलदेव रासो कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? कितने खंडों में बटा हुआ है? और चार खंडों में क्या क्या है वो मैंने समझा ही दिया। यहां तक उतार लो पहले, चार खंड तक ये बोल के लिखाएंगे। जी भाई नमस्कार, और कैसे हो आप सब? बढ़िया। बताओ देखिए क्या चल रहा था अपने? कुंभलगढ़ चल रहा था। कहाँ हूँ मैडम? गागरोन चल रहा था। हाँ जी। अब सुनो, देखो अपने चल रहा था गागरोन का किला, ठीक है।
और 6 दुर्गों में अंतिम दुर्ग चल रहा था ये। उसके बाद में जो आगे की रूपरेखा रहेगी वो हम पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, गागरोन दुर्ग में मैं आपको कहां तक पढ़ा चुका था वो सुन लो एक बार। अंत में हमने पढ़ा था कि गागरोन का निर्माता पूछेगा तो डोडा परमार शासक, डोडा परमार शासक। लेकिन अगर बीसल देवरासों के अनुसार गागरोन का निर्माता पूछेगा तो उत्तर क्या आएगा? बीसल देव चौहान। गाइडों में बीजन देव लिखा हुआ है तो गलत लिखा हुआ है वो। बीसल देवरासों के अनुसार निर्माता कौन है? तो बीसल देव चौहान। फिर मैंने आपको समझाया होगा कि ये जो बीसल देवरासो ग्रंथ है हमने पढ़ा था कि ये कितने खंडों में बटा हुआ है? 4 खंडों में। और 4 खंडों में जो बातें थी वो कहानी के रूप में मैंने आपको बता दी थी, लिखवाना बाकी था। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं क्या क्या बात है क्या क्या नहीं है, जो बड़े ध्यान से समझना आप लोग। देखो, सबसे पहली बात यह है कि बीसल देवरासों में जो 4 खंड है, और इस बार 3rd ग्रेड का जो पेपर हुआ था ना रीट वाले, उनमें 2-3 प्रश्न आए बीसल देवरासों में से ही। एक प्रश्न तो यह आया था कि बीसल देवरासों में कौन सी राजकुमारी का उल्लेख है? तो राजमती का। दूसरा प्रश्न आया था कि बीसल देवरासो किस प्रकार का ग्रंथ है, किस रस का ग्रंथ है? तो श्रृंगार का। किसका ग्रंथ है? क्योंकि एंडिंग कैसी होती है? हैप्पी एंडिंग होती है, तो श्रृंगार रस का ग्रंथ है। तीसरा प्रश्न ये आ चुका है कि बीसल देवरासों में कितने खंड है? तो 4 खंड है। तो ढंग से समझनी है बात। मैंने आपको बताया था कि बीसल देवरासों के प्रथम खंड में जो है वो अजमेर के राजा बीसल देव और उड़ीसा का एक राजा था भोज परमार, और इसी भोज परमार की जो पुत्री है राजमती, इन दोनों का जो विवाह हुआ उस विवाह का क्या किया गया? वर्णन किया गया। फिर हमने पढ़ा कि दूसरे खंड में जो है वो बीसल देव अपनी पत्नी से रूठकर उड़ीसा के लिए प्रस्थान करता है, और जब ये उड़ीसा के लिए प्रस्थान करता है तो उड़ीसा जाने से पहले हाड़ौती में जाता है, विदेशी आक्रांताओं से अपने दोस्तों की सहायता करता है, और जब ये हाड़ौती में रहता है उसी समय यहाँ पर कौन से दुर्ग का निर्माण करवाता है? जब ये हाड़ौती में रहता है तो यहीं पर कौन से दुर्ग का निर्माण करवाता है? तो गागरोन का। तो दूसरे खंड में बीसल देव का अपनी पत्नी से रूठकर उड़ीसा जाना और हाड़ौती संघर्ष के दौरान गागरोन दुर्ग का निर्माण करवाना, इसका क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। फिर तीसरा खंड सबसे इंपॉर्टेंट बताया था मैंने, और मैंने कहा था कि इसमें बताया गया है राजमती का विरह। राजमती का क्या बताया गया है? विरह की किस प्रकार जब इसका पति इसे छोड़कर चला जाता है तो किस प्रकार अपना जीवन यापन करती है, कौन कौन से दुखों कष्टों का सामना करती है। एक बात मैं पूछूं आपसे कि एक तो होता है विरह और एक होता है वेदना। बताओ दोनों एक ही है कि अलग अलग है? क्या अलग अलग है? क्या अंतर है दोनों में? विरह का मतलब बताओ, बोले विरह का मतलब क्या है? बिछड़ना। और वेदना का मतलब मिल जाना। तो अब सुनो ढंग से, देखो विरह और वेदना दोनों में दुख का प्रतीक है, दुख का भाव है। दोनों में किसका भाव है? दुख का भाव है। लेकिन विरह में तो होता है केवल मात्र मानसिक दुख। अरे कौन सा दुख होता है? मानसिक। कैसे? कि जैसे मान लो साहब, आप जब गांव में पढ़ते थे
तो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं आपने गांव में पढ़ी, जैसे 12वीं पास की घर वाले आपको लेकर जयपुर में आ गए, अच्छी सी कॉलेज देख के आपका एडमिशन करवाया और घर वालों ने आपको कमरा वमरा दिलाया और कहा कि बेटा अब आराम से पढ़ना है और तुझे यहीं पे रहना है और नौकरी लग के घर पे आना है। वो आप अलग है कि हर शनिवार को घर चले जाते हो, तो वो अलग बात है। तो हुआ क्या कि जब घर वाले जयपुर छोड़ने में आए, 2-4 दिन हमारे साथ कमरे पे रुके, लेकिन जैसे ही वो 2-4 दिन बाद घर चले गए तो हम अकेले पड़ गए और हम उदास रहने लगे, दुखी रहने लगे। कभी कभी घर वालों की याद आती तो रो भी लेते हैं। ज़्यादा रोना आता है खाना बनाते समय, बर्तन साफ करते समय। लड़कों को, लड़कियों का तो चलो काम है, कोई बात नहीं, बनाती है घर पे भी तो यहाँ पे बना लेगी, लेकिन लड़कों को ज़्यादा दिक्कत आती है। तो वो क्या करते हैं कि जब यहाँ निवास कर रहे हैं, घर वालों की याद आ रही है तो दुखी दुखी रह रहे हैं, उदास रह रहे हैं, किसी काम में मन नहीं लग रहा, रोते हैं, तो घर वालों से दूर रहने का जो दुख है वो मानसिक दुख व्याप्त हो गया उनके अंदर। और 1-2 महीने तक वो शनिवार का इंतजार करते हैं कि कब शनिवार आए, कब मैं गाँव जाऊँ। तो मानसिक दुख का अगर समावेश है तो आपका दुख किस प्रकार का दुख कहलाएगा? विरह कहलाएगा। अब चाहे वो बिछुड़ने से हो, किसी प्रकार से हो, अगर मानसिक दुख है तो विरह कहलाता है। वेदना में क्या होता है कि मानसिक दुख के साथ साथ में शारीरिक दुख अगर व्याप्त है तो उसे हम क्या कहते हैं? वेदना। ढंग से समझना इसे कि अगर मानसिक दुख के साथ में शारीरिक दुख विद्यमान है तो उसे हम क्या कहते हैं? वेदना। कैसे कि जैसे मान लो साहब आप पीएसआई की तैयारी कर रहे हो और रिटर्न पास कर लिया आपने, दौड़ लगाने जाते हो सुबह उठ के 4 बजे। जब सुबह सुबह आप दौड़ते हो तो आपके साथ जो है शादी में क्या लिखाई? शताब्दी समझ नहीं आता, क्या बताइए? सदी और शताब्दी समझ नहीं आता, शादी लिखा है इन्होंने। सदी और शताब्दी समझ में नहीं आता, आप बताइए। बताएंगे मैडम अभी। देखो, सदी शताब्दी ईसा पूर्व ईस्वी सन, ये काल विभाजन के टॉपिक है, अभी समझा दूंगा मैं आपको। यहां पर हम बात कर रहे थे वेदना की। तो आप पीएसआई की तैयारी कर रहे हो और पीएसआई की तैयारी कर रहे हो, सुबह 4 बजे उठते हो और दौड़ लगाने जाते हो। जैसे आप दौड़ रहे हो सुबह सुबह, तो आपके साथ सुबह सुबह कुत्ता भी दौड़ रहा है। कुत्ते घूमते हैं सुबह सुबह, कभी आप आगे, कभी कुत्ता आगे, कभी आप पीछे, कभी कुत्ता पीछे। 15-20 दिन तक ये प्रोसेस चलता रहा। अब मान लो 3-4 दिन बाद आपका फिजिकल है और आप रोजाना की बात ही उठे और वही दौड़ लगाना शुरू किया। लेकिन उस दिन पता नहीं कुत्ते के दिमाग में क्या बैठी कि उसने आपके पैर को काट लिया। अब जैसे ही पैर को काट लिया तो 2 प्रकार के दुखों का समावेश हो गया। एक तो मानसिक टेंशन हो गई, बोला 3 दिन बाद फिजिकल है, चल ही नहीं पा रहा, दौड़ूंगा कैसे। और जहां पे कुत्ते ने काटा है वहां शारीरिक कष्ट भी तो हो रहा है। तो इस प्रकार का भाव जहां पर व्याप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? वेदना कहते हैं। तो विरह और वेदना को केवल प्रेम से ही नहीं जोड़ना। जैसे एक गीत राजस्थान में कभी पढ़ोगे तो बिछुड़ा गीत है एक, जो हाड़ौती में गाया जाता है। और आपको पता है बिछुड़ा गीत में क्या होता है कि जब किसी महिला को बिच्छू काट लेता है हाड़ौती में, तो उस महिला को ऐसा लगता है कि मुझे बिच्छू ने काट लिया है और अब मैं मरने वाली हूँ। तो वो अपने पति को पास बुलाती है और कहती है कि मुझे बिच्छू ने काट लिया और अब मैं मरने वाली हूँ, और अगर मैं मर जाऊं तो आप दूसरी शादी कर लेना। पति खुश होकर कहता है कि तू जा तो सही पहले, फिर देखेंगे दूसरी और तीसरी। तो वहां भी बिछुड़ा गीत जो है वो भी कौन सा गीत है? वेदना गीत। क्योंकि मानसिक दुख के साथ साथ में कैसी पीड़ा हो रही है? शारीरिक। तो ध्यान रखना, केवल मात्र मानसिक दुख का समावेश है तो विरह है, और मानसिक के साथ में अगर शारीरिक दुखों का समावेश है तो क्या कहलाएगा? वेदना कहलाएगा। तो राजमती का विरह, टेंशन में आ गई राजमती। उधर क्या हुआ कि बीसल देव अपने दोस्तों को लेकर उड़ीसा चला गया, नमक के कल कारखानों में काम किया, और जब इसको आत्मसंतुष्टि हो गई कि जो कह रहे थे, जो पत्नी कह रही थी वो बिल्कुल ठीक कह रही थी, तो ये वापस कहाँ पर लौट के आ गया? अजमेर। और जैसे ही अजमेर आता है तो इसकी पत्नी इसको मिलती नहीं है, क्योंकि पत्नी उड़ीसा चली जाती है पिताजी के पास। वापस आने के बाद में ये माफीनामा लिखता है, अपने ससुर जी को भिजवाता है, और जब पत्नी और ससुर उसको पढ़ते हैं तो बाद में बोझ भरमार अपनी बेटी को लेकर अजमेर आता है, और बीसल देव का और राजमती का पुनर्मिलन होता है। तो बीसल देव और राजमती का जो पुनर्मिलन हुआ है वो कौन से खंड में बताया गया है? 4थे खंड में बताया गया है। ठीक है, तो हमने लास्ट में लिखा था
कि बीसल देवरासु कितने खंडों में बटा हुआ है? 4। और चारों खंडों की क्या रूपरेखा है वो लिखो पहले। नंबर 1 लगा के लिखो, बोल के लिखाऊंगा। नंबर 1 लगा के लिखो। लिखो इसमें अजमेर के शासक बीसल देव, पहले खंड की बात लिख रहे हैं हम। नंबर 1 लगा के लिखो, अजमेर के शासक बीसल देव तथा उड़ीसा के शासक अजमेर के शासक बीसल देव तथा उड़ीसा के शासक भोज परमार की पुत्री, उड़ीसा के शासक भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह का वर्णन, राजमती के विवाह का वर्णन दूसरे खंड में लिखो नंबर 2 लगा के। बीसल देव का अपनी पत्नी से रूठ कर उड़ीसा जाना, बीसल देव का अपनी पत्नी से रूठ कर उड़ीसा जाना तथा हाड़ौती क्षेत्र में मुस्लिम संघर्षों के दौरान, हाड़ौती क्षेत्र में मुस्लिम संघर्षों के दौरान, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ढंग से सुनो। बीसल देव का अपनी पत्नी से रूठकर उड़ीसा जाना तथा हाड़ौती क्षेत्र में मुस्लिम संघर्षों के दौरान गागरोन दुर्ग का निर्माण करवाना। गागरोन दुर्ग का निर्माण करवाना। फिर नंबर 3 लिखो मोस्ट लगा के। बीसल देवरासु का सबसे इंपॉर्टेंट जो भाग है ना वो तीसरा भाग है, सबसे लंबा भाग भी यही है। नंबर 3 लगा के लिखो राजमती का विरह, राजमती का विरह तथा राजमती का विरह तथा बीसल देव का उड़ीसा से अजमेर लौटने का वर्णन। उड़ीसा से अजमेर लौटने का वर्णन। ठीक है। और नंबर 4 लिखो चौथे खंड में। बीसल देव तथा राजमती का पुनर्मिलन, बीसल देव तथा राजमती का पुनर्मिलन। ठीक है। तो हमने क्या लिखा एक बार वापस सुन लो। पहले खंड में बीसल देव और उड़ीसा के भोज परमार की पुत्री राजमती की विवाह का वर्णन। दूसरे में बीसल देव का अपनी पत्नी से रूठकर उड़ीसा जाना और हाड़ौती क्षेत्र में मुस्लिम संघर्षों के दौरान गागरोन दुर्ग का निर्माण करवाना। तीसरे में राजमती का विरह और बीसल देव का उड़ीसा से अजमेर लौटने का वर्णन। और चौथे खंड में बीसल देव और राजमती का पुनर्मिलन। अब पैराग्राफ चेंज करके नोट लगाओ और नोट लगा के लिखो बीसल देव रासो के अनुसार, हेडिंग डालो, बीसल देव रासो के अनुसार, बीसल देव रासो के अनुसार। अब पूरा बीसल देवरासो पढ़ लिया अपन ने। अब बीसल देवरासो के अनुसार 2 प्रश्न पढ़ेंगे यहाँ पे। पहला प्रश्न अगर पूछे पहले समझो बाद में लिखना।
बीसल देवरासो के अनुसार अगर पहला प्रश्न पूछे कि बताओ राजस्थान का रूठा राजा किसे कहते हैं, तो देखो राजस्थान की रूठी रानी तो आपने पढ़ी है, उमादे, जैसलमेर के लूणकरण बाटी की पुत्री थी, जिसका विवाह मारवाड़ के राजा मालदेव के साथ हुआ था, जो शादी के पहले ही दिन रूठ के चली गई थी। तो राजस्थान की रूठी रानी तो उमादे हैं, लेकिन राजस्थान का रूठा राजा जो पत्नी से रूठ कर चला गया वो बीसल देव है। तो एक तो राजस्थान का रूठा राजा पूछे, और एक यहीं पे पूछ ले गागरोण दुर्ग का निर्माता। अगर बीसल देवरासो के अनुसार राजस्थान का रूठा राजा पूछे और गागरोण दुर्ग का निर्माता पूछे, तो दोनों का एक ही आंसर आएगा, बीसल देव चौहान। तो लिख लो इनको ऐसे कैसे, बीसल देवरासो के अनुसार राजस्थान का रूठा राजा पूछे या गागरोण का निर्माता पूछे,